हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। आप सभी का परिवार भी कुशल मंगल होंगे, मज़े में होंगे। दोस्त, तो आज हम एक नई वीडियो फिर से लेकर के आए हैं। आशा करता हूँ कि तुम सभी लोग जो है इसके पिछले वीडियो देख के आए होंगे। दोस्त, पिछले वीडियो देख करके आना, फिर आगे समझ में आएगा। हम ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो बना चुके हैं, उधर सबको देख करके आना, फिर आगे तुम लोग को समझ में आएगा। चलो दोस्त, तो बिना देर किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, कल हम बता रहे थे सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है, सब्जेक्ट हमें क्यों ज़रूरी है। दोस्त, इसमें एक स्टूडेंट ने इसमें कमेंट किया है कि बल हम बोले थे कि जो है एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। उसमें हम ये बोले थे कि केवल एडजेक्टिव से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, या हम बोले थे केवल V3 से नहीं हो सकता है, V2 से नहीं हो सकता, V5 से नहीं हो सकता, इतना से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन द प्लस एडजेक्टिव से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन बन जाता है। द प्लस एडजेक्टिव जो है ना, वो एक प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे द प्लस एडजेक्टिव मतलब द पुअर, मतलब होता है पुअर पीपुल। ये द प्लस एडजेक्टिव मतलब होता है प्लूरल नाउन। जैसे अगर हम बोल देंगे द ऑनेस्ट, इसका मतलब ये हुआ ऑनेस्ट पीपुल। तो द प्लस एडजेक्टिव से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन केवल एडजेक्टिव पहले तो नहीं हो सकता। केवल एडजेक्टिव से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, या केवल इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। तुम्हारा एग्जाम जैसे इंटर के एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में क्या कहले रहता है, इससे V5 से स्टार्ट कर देता है, V2 से स्टार्ट कर देता है, V3 से स्टार्ट कर देता है, केवल एडजेक्टिव से स्टार्ट कर देता है। तो इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, लेकिन द प्लस एडजेक्टिव से सेंटेंस स्टार्ट होता है। आशा करता हूं कि आपका जो डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया। हम अब आगे बढ़ते हैं। दोस्त, आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब। तो आज हम वर्ब के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये वर्ब क्या है, हमें वर्ब क्यों पढ़ना है। तो हम बता देना चाहता हूं दोस्त कि बिना वर्ब के आप सेंटेंस लिख ही नहीं सकते हैं। बिना वर्ब के आप सेंटेंस लिख ही नहीं सकते हैं। बिना सब्जेक्ट के आप तो लिख सकते हैं सेंटेंस, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस होता ही नहीं लिख सकते हो बिना वर्ब के। तो वर्ब इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर लिखना है अंग्रेजी, तो आपको बिना वर्ब की सहायता लिए आप नहीं लिख सकते। इम्पॉसिबल। वी कैन नॉट राइट इंग्लिश विदाउट वर्ब। इसका मतलब वर्ब का अत्यंत आवश्यक है सीखना। तो जानेंगे कि आखिरकार ये वर्ब होता क्या है, हमें वर्ब क्यों सीखना है। तो पता चल गया होगा कि कोई भी सेंटेंस लिखना है तो वर्ब चाहिए तो चाहिए। तो वर्ब काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमें वर्ब के बारे में पढ़ना। तो दोस्त, हम बताना चाहता हूं कि वर्ब जो होता है ना, मेनली रूप से इसका दो ही प्रकार होते हैं। मेनली रूप से दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होते हैं मेन वर्ब, एक मेन वर्ब होते हैं, और जो दूसरा होते हैं एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब, ये एक्जुलरी वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब कैसे कहलाता है वो हम आपको वीडियो में बताएंगे कैसे कहलाता है। और ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो दोस्त, ध्यान से सुनना। मेन वर्ब जो होता है
इसको अगर यूज करना है जब कोई काम करना रहे या किसी को कुछ बोलना रहे, तो काम करने के लिए, बोलने के लिए इसका यूज करते हैं। काम करना है, बोलना है तो मेन वर्ब का ही यूज करते हैं। कोई भी काम होगा, मतलब आ बर्ड वैसा शब्द, a bird which is used, a bird which is used, used, which is used to speak or a bird which is used to speak or to do anything. A bird which is used to speak or to do anything is called verb. तो वैसे बर्ड को हम वर्ब कहेंगे। वैसा शब्द जिसका यूज किया जाता है बोलने में या तो कुछ करने के लिए, एनीथिंग, कोई चीज बोलने में या करने के लिए, तो इससे वर्ड को हम क्या करते हैं? वर्ब कहते हैं। वैसा शब्द जिसका यूज किया जाए बोलने के लिए या कोई चीज करने के लिए, तो वैसे शब्द को हम वर्ब कहते हैं। वैसे शब्द को हम वर्ब कहते हैं। कौन वर्ब कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। हमें वर्ब कहते हैं, लेकिन कौन वर्ब कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब कहते हैं वैसा शब्द जिसका यूज किया जाता हो बोलने के लिए, एनीथिंग, डू, और कुछ करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, वैसे शब्द को ही हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला he speaks, दूसरा लेते, he drives a car। दोस्त, ही ने कार को चलाता है, वह कार चलाता है, वह कार चलाता है। तो कार को चलाने के लिए ये शब्द आया चलाना, ये शब्द आया चलाना, तो ये क्या हो गया? वर्ब। ये कौन वर्ब हो गया? मेन वर्ब। इसका काम किया, इस शब्द का काम किया कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? तो गाड़ी को चलाने के लिए। तो जब भी कोई भी वर्ड हो जिसको कुछ करने के लिए करे या कुछ बोलने के लिए करे, वैसे शब्द को ही हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब कहते हैं, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है। मेन वर्ब से हमें एक्शन का पता चलता है। मेन वर्ब से हमें एक्शन का पता चलता है। ठीक है। वैसे भी कह सकते हैं कि वैसा वर्ब जिससे हमें एक्शन का पता चले, वैसा वर्ब जिससे हमें एक्शन का पता चले, मतलब कोई कार्य होने का पता चले, उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है। आशा करते हैं कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। वैसा वर्ब जिसका यूज करते हैं, वैसा वर्ब जिसका यूज कोई चीज करने के लिए करते हैं, कोई चीज करने के लिए करते हैं, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है। या जिससे हमें एक्शन का पता चले, वैसा शब्द जिससे हमें एक्शन का पता चले, वैसा शब्द जिससे हमें एक्शन का पता चले, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब जिससे हमें एक्शन का पता चले, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब का भी प्रकार होते हैं, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, उसको साइड में रखो। मेन वर्ब का भी प्रकार होते हैं। मेन वर्ब बता चुके हैं। वैसा वर्ब जिससे हमें एक्शन का पता चले, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। या जिसको, वैसा शब्द जिसको हम यूज करते हैं कुछ करने के लिए, वैसे शब्द को मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मेन वर्ब का प्रकार, तो मेन वर्ब का 5 प्रकार होते हैं। मेन वर्ब का मात्र 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार के मेन वर्ब होते हैं। जैसे देयर आर
5 types. There are 5 types of main verb. There are 5 types of main verb. मेन वर्ब का 5 प्रकार होते हैं। मेन वर्ब का 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन? एक का नाम देता है V1, एक का नाम हो जाता है V2, एक का नाम होता है V3, एक का नाम होता है V4, एक का नाम होता है V5। क्या बोले? एक का नाम V1, एक का नाम V2, एक का नाम V3, एक का नाम V4, एक का नाम V5। मेन वर्ब मात्र 5 प्रकार के, V1, V2, V3, V4, V5, मात्र 5 प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब 1 2 3 4 5। कैसे? जैसे हमने यहां पर लिखा, एक बार लिखे गो, इसको कहेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब कहेंगे मतलब डिक्शनरी के जितने भी शब्द, डिक्शनरी में जितने भी वर्ब लिखे रहते हैं वो सारे के सारे V1 के फॉर्म में लिखे रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? V1 के फॉर्म में लिखे रहते हैं। जैसे गो, गो का V2 होता है बेंट, इसी का एक फॉर्म। और V3 होता है गोन, V4 हो जाता है गोइंग, V5 हो जाता है गोज। दोस्त यही वर्ब, मेन वर्ब का 5 प्रकार होता है। कहोगे क्या इसको हमको सबको याद करना पड़ेगा? कुछ कुछ जो वर्ब होते हैं उसको याद करना पड़ता है, कुछ कुछ जो वर्ब होते हैं उसको याद करना पड़ता है, ठीक है, बाकी को याद करना नहीं पड़ता है। जैसे जो मुख्य रूप में कहीं भी अगर लिखा डिक्शनरी में कोई वर्ब लिखा रहता है तो V1 के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। जब V1 में ing लगा देते हैं, जब V1 में ing जोड़ते हैं तो उसको V5 करते हैं, ठीक है। V1 में जब ing जोड़ते हैं तो उसको V1 में जब ing जोड़ते हैं तो उसको V4 कहते हैं। V1 में जब s या es जोड़ दिया जाता है, V1 में, इस V1 में जब s या es जोड़ दिया जाता है, अब कहोगे s कब जोड़ेंगे? इतना जान लो, ज्यादातर से s जोड़ा जाता है, ज्यादातर s जोड़ा जाता है। जब V1 में हम s जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? V5 बन जाता है। क्या बन जाता है? V5। लेकिन गो में es जोड़ा जाता है, ठीक है। ये सब आगे हम पढ़ा देंगे कि es कब जोड़ना है, s कब जोड़ना है, लेकिन इतना जान लो ज्यादातर s जोड़ा जाता है, ज्यादातर s जोड़ा जाता है। जब V1 में s जोड़ दिया जाता है या es जोड़ दिया जाता है तो V5 बन जाता है। V1 में जब ing लगा दिया जाता है तो वो V4 बन जाता है, वो V4 बन जाता है। अब बात रहा ये दोनों को, तो ये दोनों कुछ कुछ फॉर्म का याद करना पड़ेगा। अब बाकी का याद नहीं करने की जरूरत है, हम सब बता देंगे। दोस्त आज हम V1 की बात करेंगे, आज धीरे धीरे V2 की बात करेंगे, V3 की बात करेंगे, V4 की बात करेंगे, इसका बात करेंगे। तो आज हम केवल V1 की बात करेंगे कि V1 कहाँ यूज करेंगे। तो दोस्त V1 जो हम यूज करते हैं ज्यादातर बोलने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। जैसे स्पोकन में बहुत इसका यूज किया जाता है। जैसे कोई तुमसे पूछे बताओ इसका मतलब क्या होता है, तो तुम बोलोगे इसका मतलब जाना होता है। क्या इतना हल्का सा हिंदी पूछते हैं, तुम बोल दोगे जाना इसका हिंदी होता है, बोलोगे जाना। हम बोलेंगे जाना नहीं, ये गलत हो गया, फिर इसका हिंदी जाना नहीं होता है। तो अच्छा, तो कैसे होता है? इसका हिंदी क्या होता है दोस्त? इसका हिंदी होता है जाओ। गो मतलब जाओ, गो मतलब जाओ। कम मने कम, कम मतलब आओ, कम मतलब आओ। V1 से जब V1 डायरेक्ट V1 लिखा हुआ रहेगा, शुरुए में V1 लिखा हुआ रहेगा, समझ जाना वहां से ऑर्डर दिया जा रहा है, वहां से ऑर्डर दिया जा रहा है। गो, वहां जाओ। गो देयर, किसी को बोलना है, गो देयर मतलब वहां जाओ। कम हेयर, यहाँ आओ। कम हेयर, यहाँ आओ। लव मी, लव मी मुझसे प्यार करो। डोंट लव मी, मुझसे प्यार करो। यहाँ बैठो, सिट हेयर, सिट हेयर, सिट हेयर, यहाँ बैठो।
V1 का प्रयोग जब डायरेक्ट लिखते हैं तो ऑर्डर देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए हम V1 का प्रयोग डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे कहेंगे लाफ, लाफ हंसो, लाफ हंसो, इट फूड खाना खाओ, इट फूड खाना खाओ, कम आओ एंड सिट विथ मी, आओ मेरे साथ बैठो। ये सब हो गया V1 का यूज करते हैं। डायरेक्ट अगर V1 का यूज कर रहे होते हैं तो समझ जाओ आदेश देने के लिए क्या करते हैं। डायरेक्ट V1 का प्रयोग करते हैं आदेश देने के लिए करते हैं। डायरेक्ट जब भी V1 का प्रयोग डायरेक्ट करोगे तो समझ जाओ वहां आदेश दिया जा रहा है। कोई कहेगा स्टैंड, कोई तुमको बोला स्टैंड, इसका मतलब वो तुमको कह रहा है खड़ी हो जाओ, स्टैंड खड़ी हो जाओ, ये कह रहा है स्टैंड खड़ी हो जाओ। ठीक है, जैसे कहेंगे रीड दिस लेटर, कोई बोला रीड दिस लेटर, मतलब वो कह रहा है इस लेटर को पढ़ो, इस लेटर को पढ़ो। ठीक है, टीच मी, टीच मी मतलब कह रहा है मुझे पढ़ाओ। अगर बोलना रहे हेल्प मी, हेल्प मी मतलब कह रहा है मुझे मदद करो। हेल्प द पुअर, जैसे बोलना हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, इसका मतलब हुआ मदद करो, किसको? गरीबों को, गरीबों को मदद करो। ठीक, आशा करते हैं दोस्त कि समझ में आया होगा। ये जो V1 है, अगर हम सेंटेंस के शुरुआत में V1 यूज करते हैं तो समझ जाना उससे तुम्हें कुछ कहने के लिए कहा है, उससे जो है तुम्हें कुछ कहने के लिए कहा है। तो आशा करते हैं कि अब मतलब बोलने के लिए काफी तुमको आ जाएगा। गो, कम, सिट हेयर, लाफ। अगर किसी को इसी में मना करना है तो सिर्फ V1 के पहले डोंट लगा देना है। डोंट, V1 के पहले डोंट मतलब V1 के पहले डोंट लगा देना है या तो डू नोट लगा देना है। डोंट या तो डू नोट। अब ये दोनों में क्या फर्क है, डोंट और डू नोट में? दोस्त डोंट कोई फर्क नहीं है, लेकिन है कुछ फर्क है। जैसे बोलना है, जैसे बोलना है लाफ, बोलना है लाफ, इसका मतलब हुआ हंसो। बोलना है डोंट लाफ, डोंट लाफ इन द क्लास, डोंट लाफ मत हंसो इन द क्लास, क्लास में मत हंसो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे करके बोला डू नॉट लाफ इन द क्लास। हम बोलेंगे बताओ ये सही होगा ये सही होगा? डोंट लाफ इन द क्लास, डू नॉट लाफ इन द क्लास, सही कौन होगा? ज्यादातर ज्यादातर सही ये होगा। दोस्त इसका मतलब होता है डोंट लाफ इन द क्लास मतलब क्लास में मत हंसो, क्लास में मत हंसो। किस समय के लिए? बस कुछ समय के लिए क्लास में मत हंसो। जैसे किसी हम क्लास हम पढ़ा रहे हैं, हम बोले यार मत हंसो क्लास में मत हंसो, मतलब अभी मत हंसो। ठीक है, ये डोंट लाफ इन द क्लास मतलब कुछ समय के लिए मत हंसो। आई डू नॉट लाफ इन द क्लास मतलब क्लास में हंसवे नहीं करो, क्लास में कभी परमानेंट के लिए क्लास में हंसवे नहीं करो। तो परमानेंट के लिए ऐसा नहीं है कि क्लास में हंसवे नहीं करो। तो डोंट लाफ इन द क्लास मतलब क्लास में मत हंसो अभी के लिए, कुछ पल के लिए। ठीक है, जैसे लिखा रहे कोई बोला डोंट सिट हियर, डोंट सिट हियर मतलब कह रहा है यहाँ मत बैठो, मतलब अभी के लिए। अगर कह रहा है परमानेंट तुमको यहाँ नहीं बैठना है तो उसको तुमको बोलना पड़ेगा डू नॉट सिट हियर मतलब यहाँ मत बैठना, यहाँ मत बैठना। इसका हिंदी हुआ मत बैठो यहाँ, मतलब अभी जो है मत बैठो। डू नॉट सिट हियर यहाँ मत बैठना, यहाँ मत बैठना। डू नॉट सिट हियर यहाँ मत बैठना, परमानेंट के लिए यहाँ तुम बैठवे नहीं करना। जैसे बोलना डू नॉट लाफ, ये सही होगा
कि डोंट लाफ, ये सही होगा। तो दोस्त बोलता हूं इकारा डू नॉट लाफ, हंसबे नहीं करो, हंसबे नहीं करो। ये डोंट लाफ मतलब मत हंसो, जैसे अभी हंस रहा है बोलेंगे डोंट लाफ, मत हंसो। अभी के लिए कह रहे हैं मत हंसो, अभी के लिए। परमानेंट के लिए कहना है तो इस तरह से बोलना है, डू नॉट लाफ, इस तरह से बोलना है। जैसे कहना है डू नॉट, डू नॉट disregard don't do not disregard our parents, do not disregard our parents, अपने माता पिता को अनदेखा मत करो। do not disregard our parents, अपने माता पिता को अनदेखा ना करो। डिसरिगार्ड माने अनदेखा करना। तो दोस्त यहाँ ये सही है, ये सही नहीं होगा। डोंट लगाना यहाँ सही नहीं, मतलब कुछ पल के लिए अनदेखा ना करो, नहीं यार परमानेंट के लिए अनदेखा ना करो। तो यहाँ ये सही होगा ना कि ये सही होगा। बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा सही ये होगा, ये सही नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब परमानेंट के लिए अपने माता पिता को डिसरिगार्ड ना करो। ठीक है, जैसे किसी को कहना है, कोई कह रहा है डोंट प्ले हेयर, कोई बोला डोंट प्ले हेयर मतलब कह रहा है यहाँ नहीं खेलो, मतलब अभी के लिए। अगर परमानेंट कहना है कि यहाँ मत खेलो तो उसको बोलो डू नॉट प्ले हेयर, डू नॉट प्ले हेयर, यहाँ मत खेलो, यहाँ मत खेलो। ये परमानेंट के लिए, ये उस पल के लिए मत खेलो। अभी हम कह रहे हैं नहीं खेलो तो अभी के लिए नहीं खेलो, बाद में खेल लेना। इसका मतलब हुआ परमानेंट के लिए मत खेलो, परमानेंट के लिए मत खेलो। आशा करता हूँ कोई दोस्त ये जो V1 है ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि इसको आदेश देने के लिए कैसे यूज करते हैं। जब किसी को कुछ कहना है करने के लिए डायरेक्ट V1 उसको लिख दो, V1 लिख दो। मना करना है तो उसके पहले ये लिख दो, चाहे ये लिख दो। परमानेंट मना करना है तो डू नॉट का यूज करो, तत्काल मना करना है तो डोंट का यूज करो। अब तुम जो चाहो उसको यूज करो। आशा करते हैं कि दोस्त कि समझ में आया होगा V1। ठीक है, इसे हम दोस्त एक स्टूडेंट ने पूछा था कि यहाँ पर जो है हम द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, उसी तरह अगर कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछें। हम सबका कमेंट बॉक्स देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप उसमें लिखा करें। अगर कोई दिक्कत होता है कि इस तरह से बोलिए, इस तरह से समझाइए, समझ में नहीं आता है, तो आप बोल सकते हैं। हम अपना प्रयास करेंगे समझाने का और अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्त, अब अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्त।